नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी हिंदी एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ के आज हम 11वें भाग को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ इनको कवर करेंगे, इनसे जुड़े हुए जो आपके अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को यहीं पर समझते हुए चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी एक पुरानी सीरीज है जिसको हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस सीरीज से आपको फायदा हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो ही हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा, जल्द ही आपकी हिंदी की जो टॉपिक वाइज सीरीज है थ्योरेटिकल वाली, वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। और जो ये प्रैक्टिस सीरीज है, इनसे आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलता रहेगा और थ्योरी का भी आपका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना आप सजेशन दे सकते हैं और कमेंट करके अपना स्कोर बता सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? आपने बताना है इनमें से कौन सी ध्वनि है दंतोष्ठ वाली, यानी कि जिसका उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। सही आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन ए, वा। देखिए, एकमात्र ध्वनि, जो एकमात्र आपका वर्ण है वा, ये दंतोष्ठ है। बाकी सारे अलग अलग से आते हैं। हमने सारे जब वर्णमाला को पढ़ा था, हमने सभी के उच्चारण स्थान को देखा था। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वर्णमाला वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने ट्रिक के साथ सभी वर्णों का उच्चारण देखा था। दंतोष्ठ से केवल एक वर्ण आता है और वो है वा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दंतोष्ठ यानी कि दांत और होंठ के माध्यम से इसका उच्चारण होता है। अगर बात करें फा की, तो फा आप जानते हैं ये पा वर्ग का वर्ण है और पा वर्ग का उच्चारण होठों से होता है। ठीक है, या की बात करें तो यह एक अंतस्थ व्यंजन है और तालव्य से बोला जाता है, जबकि रा ये भी एक अंतस्थ व्यंजन है और यह दंतमूल से बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अहीर का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए, अहीर का आपने तत्सम शब्द बताना है। और इस प्रैक्टिस सीरीज के अंदर जितने भी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको अपने मन से बनाया है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम है जो यूपी SSSC में आ चुके हैं, यूके SSSC में आ चुके हैं। अदर स्टेट्स के अंदर हिंदी का जो पोर्शन होता है वहां पर ये पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम है और इन्हीं से मिलते जुलते और कई बार एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए, अहीर का आपने तत्सम शब्द बताना है, तो इसका तत्सम शब्द होता है आभीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो जिस तरीके से संस्कृत में इस्तेमाल हो रहे थे उसी तरीके से हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। और जो शब्द जैसे संस्कृत में थे उनमें अगर कुछ चेंज आ जाए तो उनको हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर तत्सम शब्द है आभीर और इसका तद्भव है अहीर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है निडर। अभीर का अर्थ क्या होता है? निडर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो इनमें से आपने बताना है कि अर्ध स्वर कौन सा है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जो या होता है। हमने ऊपर बात करी थी, जो या है, या, रा, ला, वा, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अगर आपको अर्ध स्वर पूछा जाए तो अर्ध स्वर केवल दो होते हैं, एक होता है या और इसके अलावा एक होता है वा। ये दोनों आपके अर्ध स्वर होते हैं, यानी कि ये कभी कभी जो इनकी ध्वनि आती है, जब इनका उच्चारण होता है स्वर के साथ होता है, कभी कभी ये व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो या और वा ये दोनों आपके क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। ये आपको याद रखना है। हमने बात करी अभी कि जो अंतस्थ व्यंजन है, इसके अंदर आपके 4 व्यंजन आते हैं, या, रा, ला और वा। या और वा ये आपके अर्ध स्वर हैं। जो रा है ये आपका एक लुंठित व्यंजन है। ठीक है, किस प्रकार के हैं? लुंठित व्यंजन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इनमें से, यहीं पर पूछ लेगा, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तब आप बताएंगे रा है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो पार्श्विक होता है ला। ये चारों का मैंने आपको बताया डिटेल में कि कौन कैसा होता है। ठीक है, डिटेल के लिए आप वर्णमाला वाला जो चैप्टर है आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। वहां पर हमने डिटेल में और इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करी है। नेक्स्ट है हमारा,
हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो देखिए, किस विराम चिन्ह का अन्य नाम क्या है? हंस पद, ये आपने बताना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हंस पद कौन सा चिन्ह होता है। तो देखिए, जो ये वाला चिन्ह होता है इसे ही हंस पद कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? जब किसी वाक्य या वाक्यांश के अंदर कोई अक्षर लिखना छूट जाता है, लिखना भूल जाते हैं, तो हम ऐसा लगाकर ऊपर से हम उस वाक्य को या उस शब्द को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और के बीच में कुछ लिखना हो तो मैं यहां पर ये वाला साइन लगाकर ऊपर यहां पर लिख लूंगा। इसको कहते हैं हंस पद और इसका अन्य नाम है त्रुटि विराम। ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कई बार ऐसे पूछ लेगा कि अगर कोई वाक्य में शब्द लिखना छूट गया तो किस चिन्ह का इस्तेमाल होगा? ऑप्शन में त्रुटि की जगह ना देके हंस पद का इस्तेमाल यहां पर वो दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यह साइकिल मेरी है, किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, वाक्य आपके जो तीन होते हैं मुख्यतः, आपका एक मिश्रित वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। इनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, सबसे पहले हम वाक्य की संरचना कैसी होती है उसके बारे में जानते हैं, फिर आंसर की तरफ चलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगातार पूछे जा रहे हैं। किसी वाक्य के अंदर एक होता है आपका उद्देश्य। ठीक है, एक वाक्य के अंदर एक आपका उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बताया जाए वो होता है उद्देश्य। जैसे हम वाक्य के अंदर पढ़ते हैं कि राम मार्केट गया, तो जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य है, जो उस व्यक्ति के बारे में जो बताया जाए वो सारा विधेय होता है। अब हम आते हैं वाक्यों में। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। मिश्रित वाक्य जो होता है आपका संयुक्त वाक्य, उसके अंदर दो सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य में तो एक उद्देश्य होता है और एक उसका विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करें, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो आप आधा आधा इनको कर सकते हो कि वो सुबह गया, वाक्य खत्म, वो शाम को लौट आया, वाक्य खत्म। तो दोनों एक साथ हमने लिखे हैं तो संयुक्त वाक्य हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। मिश्रित वाक्य वे वाक्य हो गया जहां पर आपका एक मेन वाक्य हो और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो यह एक मिश्रित वाक्य है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वाक्य खत्म नहीं हुआ, आपको पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि यह साइकिल मेरी है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। जब हम टॉपिक वाइज हिंदी की सीरीज को शुरू करेंगे, वहां पर इन चीजों को डिटेल में चलते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य आपका मेन वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? आपने बताना है इनमें से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है। देखिए, हम इसके अगर डिटेल में चलें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े होंगे। विधानवाचक होता है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इस प्रकार से 8 होते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जहां पर किसी कंडीशन, किसी शर्त का वहां पर उल्लेख किया गया हो। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, अगर कोई कंडीशन वहां पे लगी हो तो वहां पर होता है संकेतवाचक वाक्य। आपने यहां पर देखना है कि इनमें से कंडीशन कहां पे लगी है, तो कंडीशन लगी है पहले वाले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। तो ये यहां पर हमारा क्या है? एक संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य में एक बेसिक चीज यही होती है कि जो पहली एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पे डिपेंड करती है, कि अगर पहली क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया होगी, अगर ये अच्छा होगा तो ही ये वाली क्रिया होगी। ठीक है, तो यहां पर जहां पर भी कंडीशन आ जाए, शर्त आ जाए, तो वहां पर संकेतवाचक होता है। ठीक है, हमने बात करी कि जो वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। ये वाला संकेतवाचक है, ये किस प्रकार का होगा? तो क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, यह एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। वह क्या अच्छी फसल है, यह एक प्रकार का विस्मयबोधक वाक्य है। ठीक है, तो अलग अलग वाक्य हैं, आपको मैंने यहां पर सारे बताए।
लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? देखिए, लालटेन शब्द जो है यह एक विदेशज शब्द है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशों से भारत में आए हो, यानी कि विदेशी भाषा से भारत में आए हों। तो लालटेन हो गया। इसके अलावा जैसे आप पढ़ते हैं गोदाम, तो गोदाम भी एक विदेशज शब्द है। कप्तान, ये सारे कैसे हैं? इंग्लिश में इनका अलग वर्ड था, हिंदी में आके इनको अलग से हमने बना दिया। तो लालटेन एक प्रकार का आपका विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए, चाकू शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, और ये क्वेश्चन यूके SSSC ने 2018 में पूछ चुका है। तो चाकू जो है यह आपका इसका बहुवचन चाकू ही होगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही ऑप्शन भी वहां पर दिए गए थे। तो इस सीरीज का आपको यही फायदा होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे और किस तरीके से किन वर्ड्स को लेकर, किन क्वेश्चन को लेकर वो यहां पर आपसे डिटेल में पूछता है। तो उसका भी आइडिया आपको यहां पर होगा, और साथ साथ में क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए यहां पर चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? सही आंसर है कुल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। हमने जब इससे पहले हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करी थी तो हमने संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। मैं इन दोनों का लिंक आपको प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर दे दूंगा। सर्वनाम की बात करते हैं, यहां पर आंसर पे आते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ठीक है, सर्वनाम के भेद ना पूछे, आपको पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो आप बताएंगे 11। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई और जो और सो। ये 11 सर्वनाम है हिंदी के अंदर। ठीक है, दोनों प्रश्नों में अंतर समझना। अगर पूछेगा सर्वनाम कितने हैं तो आप बताएंगे 11, सर्वनाम के भेद कितने हैं तो आप बताएंगे 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह क्वेश्चन भी यूपी SSSC के द्वारा 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसके आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये वाक्य है यहां पर ये जो अधिक विशेषण हमने लगाया हुआ है ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो सही आंसर है ये दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, गाय अधिक दूध देती है। गाय कैसा दूध दे रही है? कितना दूध दे रही है? अधिक दूध दे रही है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो सकर्मक क्रिया जिसमें इस्तेमाल हुई है। देखिए, सकर्मक और अकर्मक इनको पहचानने की हमने पहले भी जब प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो हमने वहां पर भी कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि आपको प्रश्न पूछने हैं 2। आपको प्रश्न पूछना है क्या और आपको प्रश्न पूछना है किसको। अगर आपको इनके उत्तर मिल गए तो वो क्रिया आपकी आप वहां से बता सकते हैं कि अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। अगर आपको यहां पर आंसर मिल गया तो क्रिया सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। ठीक है, अगर आंसर मिला तो हमारा सकर्मक क्रिया होता है। अब प्रश्न आते हैं, हमने बोला क्या और किसको पूछना है। पहला ऑप्शन है मंदाकिनी सोती है। क्या सोती है? कोई जवाब नहीं आता, तो ये आपका अकर्मक है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। बालिका निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? आंसर आएगा निबंध। किसको लिख रही है? निबंध को लिख रही है। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर भी तीसरे पे ट्राई करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? कोई जवाब नहीं आता। ठीक है, और किसको? कोई भी यहां पे जवाब नहीं आता। बालक खिलौना पाकर हंसता है। बालक क्या करता है? हंसता है। क्या हंसता है? जवाब नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको रखना है। यहां पर आता है क्या लिख रहा है, तो आंसर आता है निबंध। यहां पर प्रश्न है क्या हंसता है, कोई जवाब नहीं आता। जहां पे जवाब नहीं आता वो अकर्मक, जहां पे जवाब आ गया वो सकर्मक। ठीक है,
इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या होते हैं अकर्मक और शकर्मक, इनको हम जब क्रिया को पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, वैसे अगर सिंपल सी बात करें, अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहां पर जो काम वहां पे हो रहा होता है वो कर्ता करता है और उसका फल भी कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे कि यहां पर है मंदाकिनी सोती है, तो काम कौन कर रही है? मंदाकिनी सो रही है, यानी कि करने वाली भी मंदाकिनी और उसका असर भी उसी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा यह आपके किस काल का उदाहरण होगा? यह होगा आपका संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, राम खाता होगा, वो पढ़ता होगा, वो खेलता होगा, ये सारे क्या हैं? ये संदिग्ध वर्तमान के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? देखिए हथियाना जो है यह किस प्रकार की क्रिया है? सही आंसर है यह एक नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब बात आती है नाम धातु क्रिया क्या होती है। देखिए वो क्रिया जो संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ती है उसी को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। यानी कि संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया के जुड़ने से जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमने हाथ के साथ आना को मिलाया, ठीक है, तो ये बना आपका हथियाना। जिस प्रकार आपका इसका अर्थ क्या होता है? हथियाना का आप सभी जानते हैं कि हाथ में ले लेना, हाथ में करना, अधिकार में कर लेना, इस तरीके से। तो ये आपका एक नाम धातु क्रिया है जो आपके संज्ञा या विशेषण क्रिया के साथ लगती है। अगर अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो बताना, अपनाना, चकराना, सुखाना, ये सब क्या हैं? ये सभी के सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो आपने बताना है इनमें से किसका अर्थ पानी भी होता है। ये क्वेश्चन भी यूपी SSSC ने इसको पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर तो क्वेश्चन उत्तराखंड में आते हैं, मैक्सिमम होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के जो यूपी के एग्जाम हैं उनमें पूछे गए होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि पानी का अर्थ इनमें से कौन सा वर्ड देता है। सही आंसर है यहां पर वन, ऑप्शन बी। सभी देखिए ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, जंगल, वन, अरण्य, कानन, ये सभी के सभी जंगलों को कहते हैं हम। ठीक है, लेकिन जो वन शब्द है इसका एक पर्यायवाची होता है पानी। ठीक है, यानी कि पानी का ही पर्यायवाची वन भी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम पानी या जल के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो काफी सारे पर्यायवाची होते हैं इसके, जिसमें आपका सलील आता है, अमृत आता है, सारंग आता है, आपका अंबु, पेय, नीर, ये सब आते हैं। और वन भी जल का एक पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपने बताना है, यहां पर आपको 4 विलोम शब्द के युग्म दिए गए हैं, कौन सा वाला युग्म गलत है? सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी, आहार और विहार। तो ये विलोम शब्द नहीं है, आहार का विलोम शब्द होता है निराहार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये गलत विलोम युग्म है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? देखिए सरिता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपने बताना है। सरिता किसका पर्यायवाची होता है? आप सभी जानते हैं ये नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, और नदी के अन्य पर्यायवाचियों में तटिनी आता है, वाहिनी आता है, इसके अलावा तरंगिनी आता है। ये सभी पर्यायवाची हैं नदी के। इसके अलावा नदी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? आपगा, ये भी एक नदी का पर्यायवाची होता है। त्रिपद का यहां पर सही आंसर है, सरिता का पर्यायवाची ये नहीं है। ठीक है, त्रिपद का ये किसका पर्यायवाची होता है? आप सब जानते होंगे, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सिंपल नदियों की बात करें तो ये नदी का पर्यायवाची है, गंगा भी एक नदी है लेकिन इसका पर्यायवाची सरिता नहीं है। ठीक है, गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा त्रिपद का गंगा का पर्यायवाची है। यहां पर हम बात करते हैं भागीरथी की, मंदाकिनी, जानवी, विष्णुपदी, इसके अलावा सुरसरी। ये भी आई थिंक एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि सुरसरी किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना सुरसरी नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, आई थिंक एग्जाम के अंदर ये शब्द पूछा गया था।
नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए सब्ज बाग दिखाना ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर रिपीट हुआ है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो सेट है उनको उठाकर देखें। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है प्रलोभन देना। ठीक है, प्रलोभन देना या लालच देना इसका अर्थ होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द आपने बताना है। तो जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए चंद्रशेखर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है और 19वां प्रश्न है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। अगर हम उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दें तो वो कौन सा अलंकार होता है, ये आपने बताना है। आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। देखिए उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे उसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, जिससे उपमा दी जाए वो उपमेय उपमान है और जिसकी दी जाए वो उपमेय है। तो जब हम उपमेय में उपमान की संभावना यहां पर प्रकट कर दें, यानी कि मान लीजिए हम ए और बी की तुलना कर रहे हैं और हम ये मान लें कि ए में ही बी यहां पर हम इसकी संभावना प्रकट कर दें कि ये इसी के अंदर है, तो कौन सा अलंकार होता है यहां पर? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। जब हम ये मान लें, जब हम दो चीजों की तुलना करें और ये संभावना प्रकट करें कि जो दूसरी चीज है वो पहले में ही है, उसी के जैसी है, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन है। पहला प्रश्न तो आपका ये बन गया कि कैदी और कोकिला क्या है, तो यह एक कविता है और इसके रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट है। और ये सभी जो रचनाएं हम इस सीरीज के अंदर करेंगे वो सभी वही राइटर्स होंगे, उन्हीं की रचनाएं होंगी और उन्हीं राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी राइटर्स सिलेबस में हैं और कैदी और कोकिला इंपॉर्टेंट रचना है, इंपॉर्टेंट कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया। हमने काफ़ी दिनों के बाद हिंदी की सीरीज़ को दोबारा से शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा जल्द ही। और इसके अंदर हम जो अन्य सीरीज़ है हमारी हिंदी की, टॉपिक वाइज सीरीज़ हो, चाहे प्रैक्टिस सीरीज़ हो, मॉक टेस्ट हो, जल्द ही उनको भी शुरू किया जाएगा ताकि आपकी हिंदी भी अच्छे से कवर हो सके और हिंदी की मास्टर वीडियोस भी आपकी आएंगी पूरे टॉपिक्स की, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट और इनके साथ साथ ही प्रैक्टिस सेट हैं तो इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आपका जो पूरा सिलेबस है एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखना है। अदरवाइज हम फिर जो दूसरी हमारी सीरीज़ है, चाहे वो टॉपिक वाइज सीरीज़ हो हिंदी की, उनको स्टार्ट करते हैं इसको अलग करके। और अगर दोनों को साथ में चलाना है तो दोनों को भी साथ में चलाएंगे और अच्छे से पूरा हिंदी को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सीरीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम एक लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ज़रूर डालें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।